नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल और अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें लुसेंट सामान्य ज्ञान का बुक और जिसमें हमारा चल रहा है अभी भारत का भूगोल। और इसमें काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न आते हैं भारत के भूगोल से। हमने भारत की मिट्टी तक पढ़ लिया था, अभी पढ़ेंगे भारत की कृषि, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और स्टार्टिंग से अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आपको एक लाइन से पूरा मिल जाएगा। और साथ ही मास्टर वीडियो का भी लिंक है, जो भी मैंने मास्टर वीडियो कंप्लीट किया है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक है, तो कोई क्वेरी हो, कुछ बात हो तो वहाँ पे मेरे से हो पाएगी। अभी पढ़ते हैं भारत की कृषि, जिसमें दिया गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह जो गाय भैंस चरता है उसके लिए, और लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि जो बंजर है तथा बिना उपयोग की है। तो यहाँ पे 24% भूमि जो है वो बंजर है। भूमि की अगर जो वन है वो बात करें तो 21% है, 21% है वन। और कितने भागों पे कृषि होता है तो वो है 51%। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा। कृषि राज्य का विषय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कृषि जो है वो राज्य सूची में आता है, जो राज्य सूची, केंद्र सूची और कंकरेंट लिस्ट होता है जिसमें दोनों आता है। तो उसमें कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय होता है, जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची के परिशिष्टि 14 में है। जो अनुसूची 7वां है ये सूची का बंटवारा है और इसमें कृषि जो है वो राज्य का विषय है, राज्य के अधीन आता है। यहाँ पे नोट में लिखा है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग NFC ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया था कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। ये 2006 में ऐसा किया गया था, लेकिन अभी तक याद रखिएगा वो जो है वो राज्य सूची में ही है। यहाँ पे कुछ कृषि के बारे में दिया गया है याद करने वाला, तो याद करना है हमको। जैसे सेरीकल्चर, रेशम कीट का पालन को हम कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन होता है एपीकल्चर, एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन। फ्लोरीकल्चर होगा तो फूलों का उत्पादन, फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन। वीटी तो अंगूर का होता है, वीटीकल्चर अंगूर के लिए। वर्मी तो ये केचुआ का है, वर्मी कल्चर केचुआ पालन। पोमो कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोमो को पेड़ों से कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, पेड़ो था मिट्टी का, ऊपर पढ़े हुए थे हम लोग भारत की मिट्टिया में। ये पोमो कल्चर है, ये फलों का उत्पादन है, पोमो कल्चर। ओलेरी कल्चर सब्जियों का, ओलेरी कल्चर सब्जियों का। हॉर्टिकल्चर बागवानी का, हॉर्टिकल्चर बागवानी। एरोपोर्टिक, एरोपोर्टिक हवा में पौधे का उगना, एरोपोर्टिक हवा में पौधे को उगाना, एरोपोर्टिक। और हाइड्रोपोनिक्स नाम से, ये हाइड्रो यानी जल में पौधे का उगाना, मृदा रहित मतलब बिना मिट्टी का पानी में जो पौधे उगता है उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, उस प्रोसेस को। भारत की अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47%, भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। जैसे हमने पढ़ा कि 2,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है, तो इसका 51% जो है कृषि योग्य है और उसका 47%, ठीक ना, वो जो है उस पर चावल की खेती की जाती है। इसीलिए भारत का जो स्टेपल डाइट होता है यानी खाद्य फसल जो होता है वो क्या है? चावल है, चावल। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है, जबकि चावल उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? चीन है। दूसरे नंबर पे अपना देश भारत आता है। नोट में यह लिखा गया है कि भारत में खाद्य फसलों में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। IR20 चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। ये IR20 जो है ये किसका किस्म है? चावल का है और ये अधिक पैदावार वाली किस्म है। अब आगे दिया गया है कि गेहूं के बारे में। तो विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पे है। जैसा चावल में है, चावल में भी चीन पहले स्थान पे है और भारत दूसरे नंबर पे है। भारत विश्व का 12% मतलब पलट गया, उसमें क्या था? 21% था, 21.7 हालांकि 21 था, इसमें 12 है। तो 12% गेहूं उत्पादित करता है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती होती है। 14% भूभाग पर गेहूं की खेती होती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पे है, जबकि जो औसतन बात करें हेक्टेयर पर हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन जो है वो पंजाब में होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक उत्पादन की बात करें तो वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन पर हेक्टेयर की बात करें सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का तो उसमें पंजाब जो है वो टॉप पे है।
हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है। गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा है, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुआ, इसलिए यहाँ पे गेहूं पहले भी लिखा गया है। तो चावल गेहूं ऐसा दिया है कुछ कुछ और। तो हरित क्रांति जो कब आया था, 1966-67 में आया हुआ था। तो इसमें सबसे अधिक उत्पादन का वृद्धि किस में हुआ था, गेहूं में, उसके बाद चावल, या फिर चावल गेहूं एक साथ लिखा हो तो उस पर टिक कीजिए। यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता के किस्में विकसित की गई, मैक्सिको और फिलीपींस में। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एस स्वामीनाथन को जाता है, एस स्वामीनाथन को। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है, जबकि विश्व की बात करें तो नॉर्मन ई बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। देखिए इस बुक में लिखा है 1967-68, कहीं कहीं लिखा रहेगा 1966-67, ठीक ना। तो आप मेनली 67 को फोकस कीजिएगा, ठीक ना। अब इसके आसपास देख लीजिएगा कहाँ पे आया था, क्योंकि जो फसल होता है 3-4 महीने का गैप होता है, तो 67 के आसपास डाला होगा तो 68 में फसल आके आया होगा। तो इसीलिए ये मतलब ऑप्शन आपको दूर दूर दिया जाएगा, इसलिए इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 67 आप माइंड में रखिएगा। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पतन नगर जो उत्तराखंड में है उसको कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थली जो है वो पतन नगर है, उत्तराखंड का। यहाँ पे अलग अलग क्रांति किससे संबंधित है वो दिया गया, जिसे प्रश्न आते हैं। हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन, टमाटर मांस उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति है नदी जोड़ो परियोजना से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी से, स्वर्ण क्रांति बागवानी। खाकी क्रांति चमड़ा से, खाकी क्रांति चमड़ा। काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन, काली क्रांति कच्चा तेल उत्पादन से। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पतन नगर में जेबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 में किया गया था। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतन नगर, जो कि उत्तराखंड में अभी पढ़े थे, जिसे हरित क्रांति का जन्मस्थली कहा जाता है, उसी में जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की जो नाम है वो 1960 में किया गया था। आगे नोट में लिखा गया है कि भारत में, ये तो क्या हरित क्रांति, श्वेत क्रांति का जो जनक है वो वी कुरियन को कहा जाता है, डॉक्टर वी कुरियन को माना जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में हुआ था, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का स्थापना 1986 में हुआ था। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पे है, जबकि चीन और अमेरिका क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे है। उर्वरक उत्पादन और उपभोग दोनों की बात की जा रही है, इसमें पहले स्थान पे चीन है, फिर अमेरिका आता है और तीसरे स्थान पे अपना देश भारत आता है। भारत नाइट्रोजनी उर्वरक की अपनी खपत का 94% और फॉस्फेट उर्वरक की खपत का 82% उत्पादन करता है। यानी जितना हम लोग खपत करते हैं उसका 94% नाइट्रोजन हम लोग उपजा लेते हैं, मतलब बना लेते हैं, और 82% जो है फॉस्फेट भी बना लेते हैं, और रेस्ट 6% जो है वो हमको आयात करना पड़ता है, और इधर 18% जो है वो आयात करना पड़ता है। पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है, पोटासियम उर्वरक का पूरी तरह से आयात होता है, मतलब भारत में नहीं होता है वो। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। किस किस में? आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में जो है भारत विश्व में पहले नंबर पे आता है। फलों और सब्जियों के उत्पादन में भी भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है, पहले स्थान पे इसमें चीन आ जाता है। फलों और सब्जियों में विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता जो है चीन है। कई बार ये प्रश्न आता है, तंबाकू का उत्पादक और उपभोक्ता कौन है? चीन है। भारत इसमें तीसरे नंबर पे आता है। तीसरा, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, क्यूरिंग, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है।
भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई थी। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा होती है। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। उलंग किस्म की चाय ताइवान में पैदा होती है। सबसे उच्च कोटि का कहवा अरेबिका होता है। कहवा की अन्य दो किस्म है, रोबस्ता व लिबेरिका। रोबस्ता व लिबेरिका। मोचा कहवा यमन में उगाया जाता है। मोचा कहवा यमन में उगाया जाता है। मक्का में वाइट बड एवं धान में खेरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। मक्का में वाइट बड और धान में खेरा रोग जो है वो जस्ता की कमी के कारण होता है। भारत में फूलों की खेती का 9% आर्किड से प्राप्त होता है। आर्किड एक रंगीन एवं मनमोहक पुष्पीय पौधा है आर्किड, जिसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में और सजावट के रूप में तथा खाद्य के रूप में एवं परंपरागत दवाओं के रूप में भी किया जाता है आर्किड का। भारत में इसकी खेती उत्तरी पूर्वी जलवायु क्षेत्र में किया जाता है। उत्तरी पूर्वी यानी हो गया हिमाचल प्रदेश के आसपास, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे लिखा भी है, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश आर्किड कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है। ग्वार एवं क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है। ग्वार के बीज ग्वार गोंद का उत्पादन करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग के द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है। वर्तमान में शैल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। भारत विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी में सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक में सुपारी और कॉफ़ी सबसे अधिक होता है। नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। नासिक अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे अधिक उत्पादन केरल में होता है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य है। आंध्र प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य, गलती से भी केरल टिक नहीं करना है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर से प्राप्त होता है। सबसे अधिक जो केसर है वो जम्मू कश्मीर से प्राप्त, याद रखिएगा यहाँ पे मसाला की राजधानी कहा जाता है केरल को ही। सिक्किम को जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य घोषित किया गया है। जैविक खेती करने वाला सिक्किम। अरहर को या अरहर या तूर को लाल चना एवं पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। कपास पर फूल आने के समय आकाश में बादल रहित होना चाहिए। और ये जो लंबा रेशा वाला अमेरिकन कपास है ये इंडिया में काफ़ी कम होता है, इसमें काफ़ी अधिक कपड़ा निकलता है। तो ये अमेरिकन लंबा रेशा सबसे अधिक कहाँ होता है, तो अमेरिका में ही होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। और इंडिया में इसको नरमा कहा जा रहा है। विश्व में लंबे रेशे की कपास का सबसे अधिक उत्पादन और निर्यात जो है यूएसए करता है, सबसे महंगा यही होता है, तो ये यूएसए करता है। अन्न भंडार, ये कई बार प्रश्न आता है, ठीक ना, इसके लिए मैं फोकस किया इस चीज़ पे। अन्न भंडारण करते समय दोनों में नमी जो है 10% से नीचे होना चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप का भय रहता है। अन्न भंडारण में जो स्टोर किया जाता है उसका टेम्परेचर 10% से कम होना चाहिए, नहीं तो कीट आ जाएगा, इसलिए उसका भंडारण हमेशा क्या होगा, -10 डिग्री से कम होना चाहिए। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट की आवश्यक तत्व होता है। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व होता है। आगे ऋतुओं के आधार पर जो फसल का वर्गीकरण किया जाता है वो है, तो रवि का फसल यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में यह बोया जाएगा और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठंडी के टाइम में जो बोया जाता है उसको हम रवि कहते हैं, ठीक ना, रवि कहते हैं ठंडी वाले को, जिसमें क्या होता है, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई, अलसी, ये सब आता है रवि ठंडी वाला। आगे खरीफ, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद ये बोया जाता है, यानी जून जुलाई गर्मी के टाइम में ये बोया जाएगा। और नवंबर दिसंबर जो स्टार्टिंग ठंडी शुरू होता है तब इसको काट लिया जाता है। इसमें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, मंडुआ, तिल, सोयाबीन आदि आता है। आगे गर्मा फसल, यह मई जून में बोया जाता है और जुलाई अगस्त में काट लिया जाता है। इसमें आता है राई, मक्का, ज्वार, जूट और मड़ुआ। कई कई धान भी इसमें उगाया जाता है गर्मा फसल में। मेरे गाँव की तरफ भी होता है ये। आगे यहाँ पे संस्थान दिया गया और इसका मुख्यालय दिया गया, जो कि इसमें कुछ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक में है, कटक उड़ीसा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। कपास के लिए नागपुर, कपास के लिए नागपुर। गन्ना मिलेगा आपको कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन नगर होगा तो कोयम्बटूर, लेकिन गन्ना अनुसंधान उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, लखनऊ। आलू के लिए शिमला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आलू के लिए शिमला। चाय के लिए आपको जोरहट जाना पड़ेगा, चाय के लिए जोरहट, चाय के लिए जोरहट।
कॉफ़ी के लिए चिकमंगलूर, कॉफ़ी के लिए चिकमंगलूर। रबर का कोट्टायम। रेशम मैसूर में है, रेशम मैसूर। जूट के लिए बैरकपुर, जूट के लिए बैरकपुर। बैरकपुर का एक बताइएगा कुछ 1857 के बारे में, कुछ भी बैरकपुर के बारे में। आगे तंबाकू राजमुंद्री, तंबाकू राजमुंद्री। नारियल के लिए कासरगोड। दलहन के लिए कानपुर, दलहन के लिए कानपुर, जबकि तिलहन के लिए हैदराबाद, तिलहन के लिए हैदराबाद। उपोष्ण बागवानी फसल के लिए बेंगलुरु। कृषि मौसम विज्ञान जब हो तो पुणे, कृषि मौसम विज्ञान के लिए पुणे। ये पढ़े भी थे ऊपर हम लोग। मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून, मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून। आगे नोट में दिया गया कि भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में पूसा बिहार में हुआ था। 1936 ईस्वी में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह पूसा संस्थान के नाम से लोकप्रिय है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 23 मई 1929 में किया गया था, जिसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में, और स्थापना किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन। अब यहाँ पे जो प्रमुख फसल है उसका जन्म स्थान दिया गया है बस। तो धान के लिए जो जन्म स्थान है इसका भारत इंडोनेशिया धान का। मक्का के लिए मध्य अमेरिका, मक्का मध्य अमेरिका। गेहूँ मध्य एशिया में। तंबाकू दक्षिण अमेरिका। रबर दक्षिण अमेरिका ब्राज़ील में। उड़द ये भारत में, उड़द। मसूर चीन में। अमरूद अमेरिका। टमाटर मैक्सिको। बाजरा अफ्रीका में। जौ चीन। अरहर अफ्रीका में। सोयाबीन चीन में ही हुआ। मूंग भारत में। ज्वार भी भारत में। गन्ना भी भारत में हुआ। आलू हुआ पेरू में, पेरू की राजधानी लीमा है आई थिंक। कहवा ब्राज़ील में, और चाय चीनी में, चाय चीनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अपना कृषि जो था वो कंप्लीट हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज था। आगे पढ़ेंगे भारत की सिंचाई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर इसमें तक रटने वाला है ये, ठीक ना। तो भारत की सिंचाई अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हालांकि कुछ इसमें टर्म भी आता है, लघु वृहत सिंचाई वाला से पूछा जाता है, तो इसको अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सेशन अगर मेरे को अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पसंद नहीं आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताना मेरे भाई, ताकि हम वीडियो को इंप्रूव कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।